अच्छा गाइस, मैं सबसे पहले रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले जनरल रूल के मुताबिक ये मैंने मेन एसओएफपी बनाई है। अच्छा, ये कोई वर्किंग नहीं है, ये मेन एसओएफपी है। ये नॉन करंट एसेट्स हैं, ये करंट एसेट्स हैं, ये इक्विटी है कंसोलिडेटेड, और ये लायबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले जनरल रूल तो ये है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को पी प्लस एस कर दो, सही है। नॉन करंट लायबिलिटीज को भी और करंट लायबिलिटीज को भी। अच्छा, फिर सब्सिडरी के चलो वो मैं वर्किंग टू में बताऊंगा। चलो, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो एसेट्स में शो हुआ होगा पेरेंट की स्टेटमेंट में, उसको आपने रिमूव करना है। पेरेंट ने अपनी स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट्स लिखी हुई होंगी जिसमें इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी भी होगा, वो वाला हटा देना, वो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट हटा देना आप लोग। सही हो गया। तो इसको हम लोग कैंसल आउट करते हैं, रिमूव करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं। इसकी जगह यहाँ पे हम ले आते हैं वर्किंग थ्री का आंसर। इनमें भी एडजस्टमेंट्स मैं बताता हूँ। अभी पी प्लस एस करोगे पहले। शेयर कैपिटल पेरेंट का सिर्फ, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम सब्सिडरी का नहीं दिखाओगे, पेरेंट का दिखाओगे। बट अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर करते वक्त शेयर एक्सचेंज किया, अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर करते वक्त शेयर एक्सचेंज किया है, बट वो पेरेंट ने अभी तक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की हुई, पेरेंट ने न्यू शेयर्स इशू किए सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए, तो वो वाले शेयर्स भी अगर रिकॉर्ड नहीं हुए हुए तो पेरेंट कंपनी के शेयर्स में वो शेयर्स रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, रीवैल्यूएशन मैंने बताया था, पेरेंट का आएगा। और साथ में सब्सिडरी का सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन आएगा, वो भी पेरेंट के हिस्से का। शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन, सही है। शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी ने जितना पोस्ट एक्विजिशन टाइम पीरियड में रिवैल्यूएशन की है उस पे पेरेंट की परसेंटेज लगाओगे। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग आती है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, और साथ में एनसीआई भी आता है यहीं पे। सही है, एनसीआई भी आता है इक्विटी में ही। लाइबिलिटी में भी वी प्लस एस, और करंट लाइबिलिटी में भी पी प्लस एस। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से एक कंपनी में विद इन द ग्रुप वो ट्रांजैक्शन एसेट बन गया और दूसरे के लिए लाइबिलिटी, तो उसको रिमूव करो। जैसे कि पेरेंट ने सेल की सब्सिडरी को, तो पेरेंट ने रिसीवेबल लिखा हुआ है, तो उसके रिसीवेबल में से हटाओ वो। पेरेंट ने अगर सेल की है और रिसीवेबल रहता है अभी भी, तो इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल हटा दो, उसके रिसीवेबल में से वो रिमूव कर दो, और सब्सिडरी के पेएबल में से वो रिमूव करो।
बाइंग एंटिटी जो लायबल एंटिटी है उसका पेएबल को हटाओ, इंट्रा ग्रुप पेएबल, और जो सेलिंग एंटिटी है उसका इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल हटाओ। अच्छा, ये इंट्रा ग्रुप की और कोई एग्जांपल मिलती है? एक तो मैंने डिविडेंड रिसीवेबल पेएबल बताया था, तो वो जब होगा तो वो डिविडेंड रिसीवेबल पेएबल भी करंट एसेट्स में ही लिखा हुआ होता है, तो उसकी कोई इतनी खास एग्जांपल नहीं है। और कुछ है? और कुछ? पेरेंट ने अगर सब्सिडरी को कोई लोन दिया हो, या सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया हो, ये वो लोन नोट्स एक्वायर करने के लिए नहीं, मैं कंसिडरेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कंसिडरेशन होने के, इसको एक्वायर करने के बाद, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, एक्वायर करने की खातिर नहीं, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में पेरेंट ने कुछ लोन नोट्स दिए, तो पेरेंट ने वो अपनी इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, यहाँ लिखा हुआ होगा। सही है, नॉन करंट एसेट्स में। और सब्सिडरी ने यहाँ पे लिखा हुआ होगा अपनी नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी कैंसल आउट। सही है, पोस्ट एक्विजिशन इंट्रा ग्रुप लोन्स, अगर एक्विजिशन के बाद कोई लोन्स वगैरह दिए हैं तो वो कैंसिल आउट कर दो, ये वो रिसीवेबल पेएबल की तरह ही है। वर्किंग्स पे आ जाती हैं तो वर्किंग टू ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और इसमें आपको रिपोर्ट वाला कॉलम नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, और याद रखना कि सिर्फ सब्सिडरी का डेटा लेके आना है इस वर्किंग में, पेरेंट का कोई डेटा नहीं ले आना गलती से। तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन कॉपी पेस्ट। पर ये बात याद रखना कि रिटेन अर्निंग कभी भी दो मुख्तलिफ डेट्स पर एक नहीं हो सकती। अच्छा, तो रिटेन अर्निंग कैसे फाइंड करते हैं? या तो ये गिवन होती है, और या तो गिवन होती है एट एक्विजिशन, या तो डिडक्ट प्रॉफिट फ्रॉम क्लोजिंग, क्लोजिंग से जितने महीने पीछे आना होता है उतने महीनों का प्रॉफिट डिडक्ट कर लो क्लोजिंग में से, तो आप लोग उतने महीने पीछे आ जाते हो। इसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स थी, सब्सिडरी के एहसास से हमने फेयर वैल्यू पे लेके आने हैं, और लाइबिलिटीज भी फेयर वैल्यू पे लेके आनी है, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन की खातिर। सही है, तो अगर तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में सब्सिडरी के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों कॉलम्स में इंक्रीज कर दो, और वही इंक्रीज जाकर भी लिख दो। डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस कर दो, सब्सिडरी के एसेट्स हैं।
अगर इंक्रीज हुआ तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगी। अगर एसेट इंक्रीज हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगी। तो रिटेन्ड अर्निंग से माइनस कर लो डेप्रिसिएशन। अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज। जब डेप्रिसिएशन इंक्रीज तो रिटेन्ड अर्निंग से माइनस। और अगर एसेट डिक्रीज हुआ था तो डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज। जब डेप्रिसिएशन डिक्रीज तो प्रॉफिट को इंक्रीज। सही है, मैं रिपीट करता हूँ, अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा मींस रिटेन्ड अर्निंग से माइनस करो। और अगर वैल्यू डिक्रीज हुई है तो मींस डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज। जब डेप्रिसिएशन डिक्रीज तो रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करो। और ये इम्पैक्ट ऊपर कैरिंग वैल्यू में भी लेके जाओगे। जब एसेट इंक्रीज तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज, तो कैरिंग वैल्यू में से माइनस। और अगर फेयर वैल्यू डिक्रीज तो डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज करने पड़ेगी, मींस कैरिंग वैल्यू को इंक्रीज। सही है, तो ये बात भूलना नहीं। इसी तरह सब्सिडरी का कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल भी हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको डेप्रिशिएट भी करना है। जब वैल्यू इंक्रीज तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज। अच्छा, इसमें वैल्यू इंक्रीज नहीं करते, इसमें असल में इंटरनली जनरेटेड उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होता तो हम टोटली रिकॉर्ड करते हैं उसको। तो ये नहीं कि पहले से रिकॉर्डेड हो तो उसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज नहीं। इसको हम टोटली रिकॉर्ड करते हैं इंटेंजिबल को। जब वो रिकॉर्ड करते हैं तो डेप्रिसिएशन भी करनी पड़ती है, तो रिटेन्ड अर्निंग में से वो क्या होती है, माइनस। जिसकी डेप्रिसिएशन करनी हो वो रिटेन्ड अर्निंग से माइनस ही होगी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी हमने एट फेयर वैल्यू लिखनी है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी। तो वो फेयर वैल्यू जितनी गिवन होगी उसके हिसाब से लिखनी है, क्या पता ईयर एंड पे वो एग्जिस्ट भी ना कर रही हो। तो ये वाला कॉलम एसओएफपी में जाता है। अच्छा, ये वाला लाइक कि इसका एक रुख एसओएफपी में जा रहा होता है। तो अगर तो यहाँ पे लाइबिलिटी है तो ये एसओएफपी में लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। सही है। और पर्क तब आता है जब सब्सिडरी सेलर हो। अच्छा, मुझे एक बात याद नहीं रही तुम लोगों को बताना, जरा गौर से सुनो आप। वो मैंने बताया ना कि क्या पता उसने कोई एसेट ना लिखा हुआ हो अकाउंटिंग पॉलिसी की मतलब की वजह से, तो हमें लिखना पड़े। इसी तरह एक क्वेश्चन आया था, सिनेरियो था पेपर में, कि उसने एक एसेट लिखा हुआ है। मतलब ये नहीं कि नहीं लिखा हुआ तो हमें पेरेंट के अकाउंटेंट्स को लिखना पड़े, नहीं। ये तो उसने लिखा हुआ नहीं होता था ना, तो हम लिख देते थे। सही है। ये लिखा हुआ नहीं होता था, हम लिखते हैं। उसने एक चीज लिखी हुई थी और क्वेश्चन का सिनेरियो था कि वो इलीगल है। उसने एक एसेट लिखा हुआ था, ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था, और वो इलीगल था। तो हमने क्या करना है उसको। अब एक तो पहले ये होता था ना कि एसेट रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्ड करो। अब क्या करेंगे, एक चीज रिकॉर्ड हुई हुई है तो उसको रिमूव करो। तो यहाँ से एसेट को फिर माइनस करना था। सही है। यहाँ से वो जो इलीगल एसेट था ना, सही है, उसको हटाना था इलीगल एसेट को। तो ये एक सिनेरियो था। सिंपल सी बात है, जो उसने लिखा हुआ है, ठीक नहीं लिखा हुआ तो आप उसको ठीक कर दो। एक चीज नहीं लिखी हुई तो लिख दो। एक चीज लिखी हुई है, हटाओ, हटाने पड़ेगी तो हटा दो। इस तरह से अपना माइंड बना लो इस पे। अच्छा, मैं पर्प का बता रहा था कि पर्प सिर्फ एट रिपोर्टिंग डेट होता है, क्योंकि पर्प अराइज ही कब होता है, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट का एलिमेंट हो। जितनी बिक जाए उसमें कोई इशू नहीं आता। अ, तो पर्प रिपोर्ट वाले कॉलम में आएगा, इन्वेंट्री वाला। और अगर सब्सिडरी सेलर हो तो तब आएगा। और इसका दूसरा रुख, पर्प का दूसरा रुख किधर जाएगा, मैं अभी ये पर्प रिपीट भी करता हूँ थोड़ी देर में, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा।
अर्ब का दूसरा रुख, अगर सब्सिडरी सेलर है तो वर्किंग टू से कट गया, जो बायर है उसके स्टॉक से काटो। वर्किंग थ्री गुडविल है। अच्छा, ये वर्किंग टू में जब दोनों कॉलम्स बन जाएंगे, तो इन दोनों कॉलम्स का जो डिफरेंस होता है वो पोस्ट एक्विजिशन होता है। सही है। ये पहले वाला कॉलम वर्किंग थ्री गुडविल में आ जाता है, गुडविल की कैलकुलेशन में। ये जो आंसर निकलेगा ये वाला, इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों कॉलम्स का जो डिफरेंस है वर्किंग फोर फाइव में आया था। तो वर्किंग टू हमने वर्किंग थ्री फोर फाइव के लिए किया। तो वर्किंग थ्री है गुडविल एट रिपोर्ट, और इसमें एक फेयर वैल्यू थी गुडविल वाली, फुल गुडविल, जिसमें हम पूरी सब्सिडरी की गुडविल निकालते हैं, अपने ओनर्स के लिए भी और एनसीआई के ओनर्स के लिए भी। तो वो निकालने के लिए पहले हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कैश कंसिडरेशन एज इट इज लिखो, डेफर्ड कंसिडरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू एट फेयर वैल्यू गिवन होगी। सही है, सारी एट एक्विजिशन वाले दिन की हैं। और शेयर एक्सचेंज में शेयर एक्सचेंज निकालने के लिए पहले निकालना पड़ता है शेयर एक्वायर्ड, और फिर उस पे दिया हुआ होता है कि टू फॉर फाइव, हर पांच पे दो। सही है। और इनका एक एक रुख इधर भी जा रहा होगा। डेफर्ड कंसिडरेशन भी लाइबिलिटी है, कंटीजेंट कंसिडरेशन भी लाइबिलिटी है। दोनों को ईयर एंड पे इसको तो अनवाइंड करोगे और इसको एट फेयर वैल्यू लेके आओगे। तो जो भी चेंज का दूसरा रुख पी एंड एल में जाता है, तो यहाँ पे पी एंड एल तो नहीं है, तो इसमें भी ऐड करोगे और जीआरई लेके जाओगे। और फेयर वैल्यू भी जो चेंज हुई वो भी जीआरई लेके जाओगे वर्किंग फाइव में। सही है। तो एट प्रेजेंट वैल्यू पहले लिखा, फिर इसको अनवाइंड किया, वो अनवाइंडिंग का दूसरा रुख जीआरई, फेयर वैल्यू लिखा, ईयर एंड पे भी फेयर वैल्यू पे ले आए, दूसरा रुख जीआरई। दूसरा रुख इसका गुडविल में ना ले जाना। तो गाइस गुडविल में नेक्स्ट फिगर आता है एनसीआई एट एक्विजिशन। सही है। अगर फुल गुडविल फाइंड कर रहे हो ना, अगर फुल गुडविल फाइंड कर रहे हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी सब्सिडरी की, तो पूरी इन्वेस्टमेंट लेके आओगे सब्सिडरी में। वो तो हमने कुछ की है, कुछ एनसीआई ने की है। तो एनसीआई ने जो इन्वेस्टमेंट की है गुडविल में, एनसीआई फुल गुडविल मेथड में एनसीआई होता है। देखो, पार्शियल गुडविल मेथड में
प्रोपोर्शनेट गुडविल में हम लोग सिर्फ पेरेंट के लिए गुडविल फाइंड करते हैं। जो एसओएफपी में फिगर प्रेजेंट करेंगे ना गुडविल का, वो सिर्फ पेरेंट के लिए करते हैं। तो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट, यही वाला पेरेंट की इन्वेस्टमेंट लेस पेरेंट के हिस्से में जितना असासा आता है सब्सिडरी का। तो ये जो सब्सिडरी के असासे हैं ना, जो इधर से फुल माइनस करते हैं, वही यहाँ से 80% या 75% माइनस करो। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, वही वर्किंग टू का पहला कॉलम, उस पे पेरेंट्स लाइक पेरेंट की परसेंटेज लगाओगे। तो पेरेंट के हिस्से के असासे आ जाएंगे सिर्फ। गुडविल आएगी बट पार्शल आएगी, क्यों? क्योंकि पूरी सब्सिडरी के असासे भी नहीं है और पूरी सब्सिडरी की सेलिंग प्राइस भी नहीं है। सिर्फ पेरेंट ने जितना खरीदा है वो है, पेरेंट ने जितने पैसे दिए हैं या जो भी कंसिडरेशन दी है, और पेरेंट के हिस्से में कितने असासे आते हैं वो है। तो गुडविल भी कौन सी आएगी? सिर्फ पेरेंट कंपनी के लिए आएगी, पार्शियल गुडविल आएगी। तो इसमें से इम्पेयरमेंट भी टोटल ना माइनस कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल गिवन होगा इम्पेयरमेंट के। सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट जो हमने की हुई है, वो सब्सिडरी जो है उसकी गुडविल इतने से इम्पेयर हुई हुई है। तो वो इम्पेयरमेंट जो माइनस करोगे, जो पोस्ट एक्विजिशन इम्पेयरमेंट है, वो सिर्फ पेरेंट के हिस्से की माइनस करना। तो गुडविल एट रिपोर्ट आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पे एनसीआई होता ही नहीं है, देखो एनसीआई है ही नहीं, नो एनसीआई है। ये पार्शियल गुडविल थी, बट फुल गुडविल में सब्सिडी में टोटल इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, पेरेंट की भी और एनसीआई वालों की भी। और माइनस करनी है टोटल एसेट्स, माइनस करनी है टोटल इम्पेयरमेंट। सही है। जब ये टोटल एसेट्स माइनस करती है तो गुडविल एट एक्विजिशन आती है, और ये पूरी गुडविल आई है 100%। और जब तो गुडविल एट रिपोर्ट आता है। अच्छा, मैं बता रहा था कि यहाँ पे एनसीआई होता ही नहीं है, यहाँ पे होता है, ये है। तो एनसीआई कैसे निकालेंगे? अब गुडविल निकालने के दो तरीके हैं, और एनसीएल निकालने के भी दो तरीके हैं। फेयर वैल्यू मेथड में हम ये देखते हैं कि एनसीआई ने सब्सिडरी के कितने शेयर्स लिए हैं और सब्सिडरी की शेयर प्राइस क्या थी। आप लोग इस फिगर का मतलब समझ जाओ कि ये क्या है, कि एनसीआई ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी सब्सिडरी में एट एक्विजिशन। तो एनसीआई ने कितने लिए थे, मल्टीप्लाई बाय सब्सिडरी की शेयर प्राइस। देखो ये पेरेंट वाले में जब पेरेंट ने कितनी कुर्बानी दी है, कितने शेयर्स दिए थे, तो पेरेंट की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, शेयर प्राइस से। सही है, पेरेंट की शेयर प्राइस से। एनसीआई ने कितनी कुर्बानी दी है, तो एनसीआई ने तो सब्सिडरी को खरीदा, हमने भी उसे खरीदा, बट खरीदते वक्त हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की नहीं दी थी।
एनसीआई ने उसको लेते वक्त सब्सिडरी की शेयर प्राइस पे ही लिया होगा, सही है। और प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या करते थे, प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट नेट एसेट में, और जो वर्किंग टू का पहला कॉलम है ना, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, उस पे एनसीआई की ओनरशिप लगाओ। कि सब्सिडरी के नेट एसेट्स में से एनसीआई का कितना हिस्सा है, बस समझो कि एनसीआई ने उतना ही इन्वेस्ट किया, तो बताया हुआ होगा कि एनसीआई किस तरह निकालना है, सही है। और याद रखना कि ये एनसीआई जिस तरह भी निकालना है, ये फुल गुडविल मेथड में आता है, प्रोपोर्शनेट में नहीं आता, पार्शियल गुडविल में नहीं आता ये वाला, सही है, ये वाला फिगर। वर्किंग फोर में सबसे पहला फिगर आ जाता है कि एनसीआई ने एक्विजिशन के वक्त कितनी कुर्बानी दी थी, एनसीआई एट एक्विजिशन। और ये दो तरीकों से निकलता है, मैंने अभी बताया। यही वाला फिगर वर्किंग थ्री में भी होता है, या तो फेयर वैल्यू मेथड और या तो प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स। कि सब्सिडरी के जो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन है उस पे लगाओ एनसीआई की परसेंटेज, तो एनसीआई एट एक्विजिशन आ जाएगा। और या तो सब्सिडरी के कितने शेयर्स एनसीआई ने लिए थे, उस पे एनसीआई की उस पे सब्सिडरी की शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई करा कि एनसीआई ने कितने शेयर्स लिए थे और सब्सिडरी की उस वक्त प्राइस क्या चल रही थी। इसके बाद वर्किंग टू के जो दोनों कॉलम्स का गैप था, उसमें कुछ हिस्सा एनसीआई का भी था। वर्किंग टू में जो पोस्ट एक्विजिशन वाला आंसर निकला था ना, वो जो दो कॉलम्स का गैप, उसमें से कुछ हिस्सा एनसीआई को देना है और कुछ हिस्सा पेरेंट को दे देते हैं हम लोग। इम्पेयरमेंट मैंने बताया था कि यहाँ से फुल माइनस करोगे, मींस के क्रेडिट गुडविल करोगे फुल इम्पेयरमेंट की वैल्यू से। और इधर मैंने बताया था कि इम्पेयरमेंट पे पेरेंट की परसेंटेज लगेगी, जो इम्पेयरमेंट माइनस करनी है पार्शियल गुडविल में, क्योंकि गुडविल ही हम पेरेंट के लिए निकालते हैं। गुडविल को कम करोगे, जो इम्पेयरमेंट है ना, उस पे पेरेंट की परसेंटेज लगाओगे, सिर्फ पेरेंट के खाते में जितनी इम्पेयरमेंट आती है उससे, और वो सारी की सारी पेरेंट कसूरवार है उसका। ये इम्पेयरमेंट का इधर था सीन, मतलब कि इम्पेयरमेंट, देखो अगर गुडविल पार्शियल कैलकुलेट की है ना, गुडविल अगर पार्शियल कैलकुलेट की है, गुडविल अगर कैलकुलेट ही पेरेंट कंपनी, गुडविल कैलकुलेट ही पेरेंट के लिए की है, तो इम्पेयरमेंट भी पेरेंट की होती है उसमें, जितनी भी गुडविल गिराई है वो पेरेंट ही जिम्मेदार है। बट यहाँ पे तो गुडविल टोटल गिराई है, तो सारे के सारा जीआरई जिम्मेदार नहीं है, साथ में एनसीआई भी जिम्मेदार है। ये इम्पेयरमेंट की एंट्रीज लिखी है मैंने, तो अब जरा गौर से देखो इन्हें, एक में एनसीआई है और दोनों में जीआरई है। कि अगर फुल गुडविल मेथड था तो इम्पेयरमेंट अगर फुल थी, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन, और एनसीआई 25% है, तो इसको मिलेगा 250 और इसको मिलेगा 750। यहाँ पे गुडविल ही हमने कितनी निकाली, सिर्फ पेरेंट के लिए, तो इम्पेयरमेंट सिर्फ किसकी हम करेंगे, पेरेंट की।
लाइक के इम्पेयरमेंट ही कितनी करेंगे, और वो सारा का सारा 750 जीआरई में चला जाएगा। सही है। तो एनसीआई के पास कब जाती है इम्पेयरमेंट, जब फुल गुडविल मेथड हो। फुल या फेयर वैल्यू मेथड गुडविल का कहते हैं उसको। और यहाँ पे पेरेंट को जो मिलना है इम्पेयरमेंट का हिस्सा, जो दूसरी एंट्री की थी जीआरई में जो जानी है, तो पेरेंट को पेरेंट वाला हिस्सा मिलता है। और ये दोनों मेथड्स में। सही है, इन बोथ मेथड्स ऑफ गुडविल। अच्छा, मैंने पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन का बताया था आज भी रिवीजन के वक्त। देखो मैंने कहा था रिवैल्यूएशन कौन सी आती है, पेरेंट की तो इधर आ गई, अब बच गई सब्सिडरी की, तो सब्सिडरी एक्विजिशन रिवैल्यूएशन में से पेरेंट का हिस्सा भी इधर आ गया, तो फिर सब्सिडरी की भी तो कुछ इधर आ गई है रिवैल्यूएशन। तो बाकी की जो एनसीआई के लिए जो बच गई रिवैल्यूएशन सब्सिडरी की, वो एनसीआई के पास। एनसीआई वालों को रिवैल्यूएशन सब्सिडरी से आएगी यहाँ पे एनसीआई में ही, बट पेरेंट को जो रिवैल्यूएशन है वो ग्रुप रिवैल्यूएशन में जाएगी, वो इधर नहीं आएगी। पेरेंट के हिस्से में जो रिवैल्यूएशन आई है वो स्टेटमेंट में रिवैल्यूएशन में जाएगा, बट एनसीआई को जो रिवैल्यूएशन आएगी सब्सिडरी से वो एनसीआई में ही आएगा। बात समझ आई है। अच्छा, अ, ये वाली बात क्लियर हो गई कि एनसीआई के हिस्से में जो पेरेंट वाली जीआरई में नहीं आएगी, वो किधर आएगी, वो ग्रुप रिवैल्यूएशन में आएगी। पेरेंट को जो सब्सिडरी से मिलेगी वो पेरेंट की रिवैल्यूएशन में जाके ऐड होगी, पेरेंट की रिटेन अर्निंग में नहीं। ये है ग्रुप रिवैल्यूएशन। पेरेंट की अपनी ज़ाती रिवैल्यूएशन और सब्सिडरी का हिस्सा, और सब्सिडरी का बाकी हिस्सा किधर है, ये इधर है एनसीआई में। सही है, सब्सिडरी का बाकी हिस्सा एनसीआई में है। तो सब्सिडरी का पेरेंट वाला हिस्सा रिवैल्यूएशन, एनसीआई का हिस्सा एनसीआई। अच्छा, फिर इधर पर्प आता है कब, अगर पेरेंट सेलर है। तो अगर सब्सिडरी सेलर था, तो सब्सिडरी सेलर हो तो बच्चे कहते हैं यहाँ से माइनस कर दो पर्प। ओ भाई नहीं, सब्सिडरी ने प्रॉफिट लिखा है, सब्सिडरी का प्रॉफिट किधर है, सब्सिडरी का प्रॉफिट किधर है, क्या एनसीआई में है। नहीं, सब्सिडरी का तो प्रॉफिट का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे, सब्सिडरी का प्रॉफिट तो यहाँ पे नहीं है टोटल। तो अगर सब्सिडरी सेलर हो तो वर्किंग टू से माइनस कर लो। अगर सब्सिडरी सेलर हो तो सब्सिडरी का प्रॉफिट किधर है, वर्किंग टू में है, मैंने ऊपर बताया। पेरेंट वाले में से और क्या माइनस होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो गुडविल में कंसिडरेशंस आती हैं उनकी जो सब्सीक्वेंट ट्रीटमेंट है वो जीआरई में जाती हैं। सही है, उन कंसिडरेशंस की दूसरा इम्पैक्ट जीआरई में जाता है। तो जब लाइबिलिटी को अनवाइंड करेंगे एसएफपी में ईयर एंड पे, तो यहाँ पे आएगा उसका इम्पैक्ट। इसी तरह कंटिंजेंट लाइबिलिटी की भी अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है, अगर फेयर वैल्यू लाइबिलिटी की इंक्रीज हो तो वो रिटेन अर्निंग को गिराती है, और अगर डिक्रीज हो तो डिक्रीज हो तो हमारी रिटेन अर्निंग को, मतलब एक फ़ायदा तब होता है जब डिक्रीज हो रही हो, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। नुकसान तब होगा जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। और इसी तरह अगर ख़रीदते वक्त सब्सिडरी को हमने पैसे नहीं दिए और लोन नोट्स दे दिया, तो लोन नोट्स पे जो सूद होगा। सही है, तो कंसिडरेशंस का जो ईयर एंड पे इम्पैक्ट है ना, कंसिडरेशंस का जो ईयर एंड पे इम्पैक्ट है वो जीआरई में आता है।
क्योंकि पेरेंट जिम्मेदार है, तो जीआरई में आएगा वो। अच्छा, पर हमने कल भी देखा है, कहाँ कहाँ लेके जाना है वो तो बात की बात है ना। वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए तुम्हें इस तरह से प्रेजेंटेशन करने पड़ेगी एक्सेल में। सही है, ये मैंने आज सारी एक्सेल वाली प्रेजेंटेशन बनाई है। अच्छा, ट्रीटमेंट देखते हैं। ये तुम निकालने के बाद ट्रीटमेंट उधर ही उसको लिख के बताना भी। अच्छा, तो जो सेलर है उसके प्रॉफिट में से निकालो। और जो खरीदार है उसके स्टॉक में से। एक और भी पर्प है, वो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, सही है, बताऊंगा। बट ये बस याद रखो, यही आता है पेपर में, यही आएगा। और दूसरे वाला फिर भी मैं पढ़ाऊंगा बट लास्ट में। तो पर्प की वैल्यू कैसे निकालनी, पर्प कहते किसको है? सही है, प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है तुम लोगों ने। कौन सा प्रॉफिट? जो क्लोजिंग स्टॉक पे है। तो पहले टोटल ट्रांजैक्शन देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा ये कितने की सेल्स की है, उसमें से निकाल लो क्लोजिंग। फॉर एग्जांपल ये दी है 2 मिलियन, और तुम्हें कहा है कि भाई 1/4 1/4, या 2/4, या 1/3 हमारे क्लोजिंग स्टॉक है जो खरीदार था उसके पास। तो इसको 1/3 कर लो। तो इतना क्लोजिंग स्टॉक है, ये प्रॉफिट नहीं है, इतना क्लोजिंग स्टॉक है। तो फिर प्रॉफिट की परसेंटेज वगैरह लगा के प्रॉफिट निकाल लो। तो ये क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट निकाल लो। मैं थोड़ा सा मार्जिन मार्कअप का भी रिपीट कर दूं। ये सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन की टेक्निक थी, प्रॉफिट की कैलकुलेशन की टेक्निक थी। कि याद रखना कि जब भी लाइक कि कोई भी एसेट की प्राइसिंग हो रही होती है, उसके प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट हो रहे होते हैं, तो इन दोनों की मदद ली जाती है। तो जितना खर्चा होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें प्रॉफिट की मिकदार ऐड की जाती है। तो सेल्स आ जाती है हमारे पास। सही है, तो मार्जिन कैलकुलेशन की, कि बस सेल एज्यूम कर लो। सही है, कि सेल्स एज्यूम कर, लाइक सही हो गया कॉस्ट। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो 20% मार्जिन, तो वो प्रॉफिट होता है हमेशा। तो अगर ये जैसी नाम देखोगे ना, तो माइंड में ले आना ये 100% है, ये 20% है। तो ऑटोमेटिकली इसकी परसेंटेज भी निकलती है। यहाँ पे जब ये एज्यूम किया, तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30%। तो जब भी परसेंटेज जो दी हुई होती है वो प्रॉफिट की होती है। सही है, तो सेलिंग प्राइस कितनी निकल आएगी? अब अगर 20% मार्जिन बोला है क्वेश्चन में, तो देखो ये सेलिंग प्राइस थी ना, तो ये भी प्राइस का ही हिस्सा हुआ, सेलिंग प्राइस है ये। और आपको अगर मार्जिन बोला है, तो अभी मैंने बताया मार्जिन मीन्स सेल्स 100%, बैलेंसिंग फिगर निकल आता है। तो सेल्स हमें दी हुई है कितनी?
ये सेल्स वैल्यू थी, तो ये भी सेल्स वैल्यू का हिस्सा है, तो सेल्स की प्राइस है, तो सेल्स 100 एग्जामिनर के मुताबिक। और हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक पे प्रॉफिट, तो जो वैल्यू गिवन हो उसको ज़ाती परसेंटेज पे डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। अगर 30% मार्कअप बोला होता गिवन वैल्यू को अपनी ज़ाती परसेंटेज पे डिवाइड करो, जो चाहिए मल्टीप्लाई करो। सही है, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी ज़ाती परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय जो फाइंड करना है उसकी परसेंटेज। तो ये इनकी परसेंटेजें क्या क्या होंगी, ये यहाँ से पता लगेगा इस नाम से।